हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का अगला लेक्चर, जो भी है छठा सातवां जो भी है। इसके अंदर लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी फ्लक्स तक की, कि फ्लक्स क्या होता है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया अलोंग इट्स एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ रहा था हमारे पास? फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं, फॉर्मूला आ रहा था ई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला आ रहा था। ठीक है, तो हम ऐसे करके फ्लक्स निकाल सकते थे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगली आज के दिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम गॉस लॉ वगैरह देखेंगे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस एक साइंटिस्ट थे और बहुत बड़ा इनका योगदान है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, इन्होंने बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो, इन्होंने क्या कहा कि भैया तुम फ्लक्स कैसे निकालोगे। मैंने कहा भैया फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स पहले रिवाइज कर लो यार, लास्ट क्लास का ना, एक बार रिवाइज कर लेना। देखो, अब फ्लक्स निकालने का हमने कहा सिंपल तरीका होता है भाई, क्या? अगर मान लो कि एक एरिया, सरफेस एरिया है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसका एरिया वेक्टर क्या है, तो यहां से मैं निकालूंगा फाई इज इक्वल टू में ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा करके मैं क्या निकालूंगा? फ्लक्स निकालूंगा। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, फ्लक्स निकालने का बढ़िया तरीका है, ई पता है, ए पता है, कॉस थीटा पता है, फ्लक्स निकाल लो। पर अगर ऐसा कुछ हो कि कुछ भी ना पता हो या कोई और मेथड है जिससे फ्लक्स निकाला जा सकता है, तो गॉस ने हमें मदद करी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में अकॉर्डिंग टू गॉस क्या है, देखो इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से फ्लक्स निकालना सिखाया है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ, गाउस लॉ, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस will always integral multiple of charge enclosed in it, will always integral multiple of charge enclosed in it। यानी कि गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है यानी जो फाई नेट है, जो टोटल फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑलवेज फ्लक्स इन अ सरफेस विल ऑलवेज, यार ध्यान ना, पता नहीं तबीयत की वजह से ना थोड़ा ना खांसी जुकाम हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ will always 1/ε0 times integral multiple of charge enclosed in it। देखो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अरे रुक जाओ यार, रिलैक्स करो है ना, पानी वानी पी ले मास्टर। देखो, मास्टर कहना चाह रही है, गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल चार्ज, जो टोटल फ्लक्स होगा किसी सरफेस से, टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स मल्टीपल में होगा। 1/ε0, रिलैक्स आ जाए, वो 1/ε0 टाइम्स मल्टीपल में होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। देख, मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी बॉडी के अंदर, हम किसी सरफेस के अंदर हम लोग देखें, किसी उसके अंदर, एरिया के अंदर, किसी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, कितना टोटल चार्ज है, तो क्यू नॉट, लेट्स सपोज क्यू इनक्लोज्ड, या इनक्लोज्ड की जगह कभी कभी हम लिख दें इनसाइड, अपॉन में एप्सिलॉन, अपॉन में एप्सिलॉन। तो फाई नेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितना टोटल फ्लक्स आएगा उसका हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है कि चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। इतनी सिंपल बात थी ना ये। तुम्हें देखो, अभी ना तुम्हें इसका ना फील नहीं आएगा जब तक मैं इसकी एप्लीकेशन नहीं कराऊंगा। देखो, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं,
अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने का अभी तक जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो क्या लगा रहे थे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इसने कितने आसान तरीके से, अब कभी हमें एरिया नहीं पता, कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, कभी हमें थीटा नहीं पता, पर इसने कितनी आसान तरीके से बोला कि फाई चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू सबको पता है 8.85 10 - 11, हाँ है ना। तो मास्टर क्या -12 सॉरी, मास्टर कहना चाह रहा है कि और चार्ज देख लो कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें बनती है, वी नो दैट, ये तो गॉस लॉ हो गया है ना, वी नो दैट, नोट एक 5 रुपए का नोट है बेटा, संभाल के रखना इसको। नोट, पहला नोट क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हम जानते हैं पहली चीज, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 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 क्या होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, हम क्या करते हैं ई डॉट डी ए। अब जो गॉस लॉ होगा ना, अभी मैं कारण बताऊंगा इस चीज का, यहां पे हम एक गोला मारेंगे, यहां पे हम एक गोला मारेंगे, ये गोला क्या दिखा रहा है, क्लोज सरफेस। अच्छा क्लोज क्या है, इसको अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रिलैक्स करो। यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल मारा है ऐसे करके, और उस पे क्या मार दिया, एक गोला। इस गोले का भी मैं रीजन बताऊंगा क्या रीजन है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं पहली चीज। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ, गाउस लॉ, गाउस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये दो हो गया। तो भाई फाई का फॉर्मूला ये भी है, फाई का फॉर्मूला ये भी है, तो अगर मैं कंपेयर करूं 1 और 2 को, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, एक फ्लक्स का फॉर्मूला, और क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आएगा, बहुत काम, बहुत काम, बहुत काम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ हमें फ्लक्स निकालना बताएगा। क्या निकालना, जरूरी नहीं है फ्लक्स, हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखो अगर मेरे को ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन पता है, मतलब फ्लक्स पता है, यहाँ से क्यू ई निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो गॉस ने बहुत आसान तरीके से एक बहुत ही कठिन फॉर्मूले को बहुत सिंपल में बदला कि क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन वैक्यूम के अंदर, हाँ है ना, दोनों को हमने कंपेयर करा, ये आ गया, बराबर है, हाँ है ना, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो गॉस कहता है क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गाउस लॉ, गाउसियन सरफेस मान लो पहले, देखो गॉस क्या कहता है भैया। अब देखो नॉर्मल क्या है, फ्लक्स क्या है, ई ए कॉस थीटा निकल जाएगा, है ना। फ्लक्स निकालना है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू पुट कर, ए की वैल्यू पुट कर, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर, फाई निकल जाएगा। पर गॉस कहता है भैया कि अगर मेरे फॉर्मूले से क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फ्लक्स निकालना है तो ऐसे ना निकले, हाँ है ना। इसके लिए प्रॉपर एकदम सिस्टम लगेगा भाई साहब, सिस्टम नहीं, वो वाला नहीं है ना, वो नीच लोग, घटिया लोग नहीं, देखो पढ़ाई पढ़े वाले। तो मास्टर कहना चाह रहा है सिस्टम लगेगा, है ना। क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, एक ना, मतलब कि ना जिसके अराउंड तुम्हें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टीज में गॉसियन सरफेस की, अभी जब मैं सवाल करूंगा ना अपने आप तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, बस 1 मिनट का सब्र करो, इसको समझो बस। देखो तो गॉसियन सरफेस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। यानी अगर मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, कुछ भी निकालना है, पहले मुझे एक इमेजिनरी सरफेस वहां पे मानना पड़ेगा, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस हमेशा 3D होना चाहिए, 2D नहीं। ऐसे नहीं कि स्क्वायर ले ले, होगा तो क्यूब होगा, ऐसे नहीं रेक्टेंगल ले ले, क्यूबॉइड होगा, ऐसे नहीं सर्कल ले ले, स्फेयर होगा, 3D सरफेस होगा, है ना। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इट शुड बी 3D सरफेस। तो भाई साहब ये 3D सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस इमेजिनरी होता है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, और 3D होना चाहिए। तीसरा, तुम कैसा भी मान सकते हो, उदाहरण के तौर पे अगर मान लो कि मैं ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे ऐसे, पर ये कोई ये मान सकते हैं, यहां से आंसर निकल जाएगा। पर क्या है ना कि अपन लोग सिंप्लिसिटी के लिए एक सिमेट्रिक शेप मानी जाती है, सिमेट्रिक बोले तो स्फेयर मान लिया,
सिलेंडर मान लिया, सिमेट्रिक, जिनके बारे में हमें उनका एरिया वॉल्यूम वगैरह आसानी से पता है, बराबर है, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है तीसरी चीज हमें क्या माननी है ना, गॉसियन सरफेस कैन हैव एनी शेप बट फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर सिमेट्रिक शेप। गॉसियन सरफेस कैन हैव any shape but for simplicity we consider symmetric shape। है ना। अभी तक मैंने क्या बोला, अबे यार देख ऐसा है ना, इसको बस तू समझ, बाकी मैं भी सवाल कराऊंगा, समझाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स निकालना बताता है हमें, फाई नेट इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों कंपेयर करा, ये फॉर्मूला आ गया, ये तो हमने कल देख लिया था, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ ऐसे नहीं लगाया जाता, उसके लिए पहले गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, क्लोज होगा, इमेजिनरी होगा, 3D होगा और सिमेट्रिक मानेंगे, बराबर ना। इसको फटाफट से एक बार शांति से इसको नोट कर और आगे बढ़ रहे, समझ में आएगा। देख रुक जा, सब्र कर, अबे सब्र तो कर ले। तो बेटे जैसे हमारे पास में एक सिंपल सा सवाल है ना, गॉस लॉ का है, सिंपल हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि ये सवाल एक बार आप खुद ट्राई करो, बराबर ना, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, आंसर गिवन दे रखा है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, चार्ज दे रखा है Q, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है ना, इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, है ना। हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, इस क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर में रखा हुआ है क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, जिसकी एज दे रखी है, यानी ये सेपरेशन दे रखा है कितना, एज दे रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, यानी ए दे रखा है एज 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कह रहा है नेट फ्लक्स निकालो। मैंने क्या बोला था, फ्लक्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, तो है ही ई ए कॉस थीटा तो है ही, पर एक और तरीका सिंपल क्या है, 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 बताया था ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ, गाउस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, खत्म, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है, तो फाई नेट आ गया हमारे पास, क्यू कितना है, क्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो फाई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्लक्स अपने पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स अपने पास आ जाएगा, अपने पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, इससे काटोगे, एक काम करो, इसको 20 मारो यार, 20 इंटू में 10 की पावर -7, अरे एक जीरो ले लिया ना यहाँ से, तो -7 हो जाएगा ये, और 12 ऊपर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8.85, 8 को इससे काटोगे, 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, 16 और 8 17.6 हो जाएगा, 6-7 हो जाएगा, 17.7, 17.7 और 17.7 में से 20 में से कितना बचेगा, 2.3, 23, 2 पे जाएगा, तो फाई नेट क्या आ गया, 2.2 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा ना, ई क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। तो फाई नेट आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 2 पॉइंट। तो बेटा कितना आसान था गॉस की वजह से, वरना अगर अगर गॉस लॉ ना होता हमारे पास, गॉस थ्योरम ना होती हमारे पास, तो हम क्या करते, पहले चार्ज रखा हुआ था, इसके बाद ई निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, फिर एरिया निकालते, फिर उससे कॉस थीटा देखते, फिर जाके निकालते, पर गॉस से कितना आसान हो गया ये। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गॉस लॉ क्या करता है, हमें फ्लक्स निकालना बता रहा है कि फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन, 1 अपॉन एप्सिलॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बराबर है, हाँ या ना, ठीक है, बराबर है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ रहे। तो बेटे अगला जो हमारे पास टॉपिक है, हम बात करने वाले प्रूफ की, कि क्या गॉस लॉ का कोई प्रूफ भी है। अरे समझ में आ रही है बात क्या चल रहा है, हाँ है ना, हाँ ठीक है ना। मैंने क्या अभी भी नाश्ता, और मुझे ना नींद सी आ रही है, क्या रही है, नींद सी आ रही है ना, तो ऊपर वाले फ्लोर में है ना, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, देखो, हाँ 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 हाँ, अरे बहुत ध्यान से, अरे अरे कंट्रोल है भाई, आंखों पे कंट्रोल है, देखो
हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ की। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ की देखो, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो हम बात कर रहे हैं गॉस लॉ के प्रूफ की। तो गॉस लॉ का प्रूफ क्या है? देखो देखो हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अरे सुन तो ले, फाई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया होगा? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक चार्ज कंसीडर करते हैं भैंस की टांग। देखो लेट सपोज एक चार्ज रखा हुआ है Q, इससे R डिस्टेंस पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और R डिस्टेंस पे मैंने बना दिया एक गॉसियन सरफेस स्फीयर। हमें एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाना है। मैंने एक चार्ज रखा Q, उस Q की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब वो Q चार्ज को मैंने रखा सेंटर पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। मैंने कहा सेंटर से रेडियस हो गया R, अब मुझे निकालना है फ्लक्स। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे? देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। कंसीडर अ चार्ज Q0 is placed at the center of a spherical surface having radius R। ठीक है ना? तो एक सेंटर में रखा हुआ है, अरे ध्यान से, इधर सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। हमें इस चार्ज की वजह से मैं गॉस लॉ प्रूफ करने जा रहा हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ करके दिखाऊंगा तुझे। देख तो हमें पता है क्या होता है, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग? सब जानते हैं मास्टर, सब जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे सब, वो भी तो जानते हो तुम लोग। देखो है ना, देखो, अरे तो देखो यार, अरे भाई देख ले यार, पैसे लेगा क्या देखन के। देखो तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हमें पता है इंटीग्रेशन E.dA। अच्छा अब मैं बताता हूँ गोला हम क्यों लगाते हैं फ्लक्स के टाइम पे। तो गॉसियन सरफेस किसके लिए होता है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो ये इसका मतलब होता है, गोले का मतलब होता है क्लोज। अब तुम्हारे दिमाग में ये नीच ख्याल आएगा, क्लोज तो ऐसे ही बना सकते थे। बिल्कुल सही बात है ना, क्यों नहीं बनाया? अब ये गॉस से पूछना कभी, है ना? ठीक है ना? ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है वी नो दैट फाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन E.dA, है ना? तो क्लोज सरफेस के लिए ये रहा, बराबर है। ठीक है, अब मास्टर कहना चाह रहा है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, इसके लिए इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू के लिए R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को निकलेगी, क्योंकि प्लस चार्ज है। अरे भाई प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि प्लस वाले चार्ज से क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, डीए की बात करूं, तो बेटा डीए तो भैया सेंटर के अलोंग से ही निकलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके सेंटर से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, तो डीए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। अरे डीए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया ना। ये भी ई भी इधर, डीए भी इधर, तो ये क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये बात तो पता ही है ना। E इज इक्वल टू में KQ बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा? E की जगह KQ बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा? DA। क्या जाएगा? DA। ठीक है। क्या क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। तुमने स्फीयर मान लिया है, तो उसका R कांस्टेंट हो गया, रेडियस कांस्टेंट हो गया, Q चार्ज सेंटर में रखा है, कांस्टेंट हो गया, और K तो कांस्टेंट होता है, बाहर ले लो सालों को। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? KQ बाय R स्क्वायर इंटीग्रेशन DA।
अब k की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं रख रहा हूं यहाँ पे, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन डीए है, डीए का इंटीग्रेशन खुलेगा तो ए आएगा, अरे ये बात तो पता है ना कि इंटीग्रेशन डीए इज इक्वल टू क्या होता है, ए, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, तो एरिया। अब सर्कल का एरिया, जो सर्कल का जो स्फीयर है, सॉरी स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है, डीए का इंटीग्रेशन खुल के ए आएगा, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई नेट आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और असल में जो ये Q है यही क्या है, Q इनसाइड, तो ये क्या आ जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू में Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस लॉ। गॉस ने क्या बोला, फ्लक्स निकालना बहुत आसान है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब तुझे बात का फील आएगा, देख बात का फील आएगा, देख बात का फील आएगा। फ्लक्स क्या होता है, ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब गॉस ने बोला कि भैया फ्लक्स निकालने का आसान तरीका बन सकता है, आसान तरीका क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनसाइड है, एक गॉसियन सरफेस मानो, उसने कहा देखो ये गॉसियन सरफेस है, ये इमेजिनरी, मैंने कहा तो स्फीयर है, कह रहा हाँ हाँ यही गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी है, क्या है इमेजिनरी, और क्लोज्ड है, और 3D है। 3D 2D में अंतर पता है, चौथी क्लास पास हो ना, तो देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है 3D गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस r है, और ये Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, गॉस लॉ, गाउस लॉ, गाउस लॉ, गाउस लॉ। ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है कोई तुमसे कहे गॉस लॉ क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर है। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, तुम कह रहे हो आगे बढ़ रहे तो बढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा गॉस लॉ। तो बेटे अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो हमारे पास टॉपिक है ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दोनों में क्या अंतर है, देखो देख भाई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है कि यूनिफॉर्म के अंदर क्या आता है बेटे, यूनिफॉर्म के अंदर क्या आता है कि मान ले कोई एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देख कैसे, मान ले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत 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 शानदार, तो ये यूनिफॉर्मली है। यानी अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूं, अगर मेरी बॉडी पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होगा, तो अगर मैं अपनी बॉडी का मान लो 5 मीटर स्क्वायर एरिया, 5 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है यार, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूं अपनी बॉडी का, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर मान लो 5 कूलम का चार्ज है, तो यहां से भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 5 कूलम चार्ज होगा, यहां से भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 5 कूलम चार्ज होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एरिया होगा, चार्ज एरिया का जो क्या होता है रेशियो होगा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, मान लो हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पे मान लो ज्यादा चार्ज आ गया, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे कम है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम 3 कैटेगरी बनाते हैं, इसके अंदर कितनी कैटेगरी बनाते हैं, 3। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसके अंदर हम लोग 3 कैटेगरी बनाते हैं। कहां लिखूं, यहां लिख दूं,
ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फर्दर हम तीन भागों में बांटते हैं और वो तीन भाग क्या क्या है? एक हम इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसको मैं ना एक काम करता हूं, पहले आप लोग ना ये वाला यहां तक नोट कर लो, इसको मैं ढंग से ही कर देता हूं, फिर एक ही साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूं, है ना। यहां तक नोट कर लो आप। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मली, है ना। हो गया, नोट हो गया? कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, शाबाश। ठीक है भाई। अब अगर मैं आगे ऑन है ना ये, हाँ ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फर्दर हम तीन भागों में बांटते हैं और वो तीन भाग क्या क्या है? एक को हम बोलते हैं पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। मान लो हमारे पास कोई लेंथ है, हमारे पास कोई क्या है? लेंथ है। हमारे पास कोई एक लेंथ है, मान लो L लेंथ की रॉड है, L लेंथ की रॉड है, ठीक है, L लेंथ की रॉड है और इस रॉड पे कुछ चार्ज है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन प्लस की बात करें, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू, मान लो इस बॉडी पे टोटल चार्ज है Q, इस पूरी रॉड पे, ये एक रॉड है, इस रॉड, अबे बड़ा आसान है, बहुत आसान है, इस पूरी रॉड पे कितना चार्ज है? टोटल Q चार्ज है, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन की जगह तुम चाहो तो डेंसिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कितना टोटल चार्ज है, कितना टोटल चार्ज है Q पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में L। ये हमें ये कहता है, अगर मान लो ये 10 मीटर की रॉड है, कितने मीटर की? 10 मीटर की। अगर ये 10 मीटर की रॉड है और इस रॉड पे 50 कूलम का चार्ज है, ये 10 मीटर की रॉड है, 10 मीटर की, है ना, और इस रॉड पे 50 कूलम का चार्ज है, तो 1 मीटर पे कितना होगा? तो 50 कूलम का चार्ज अपॉन में 10, तो 10 से डिवाइड करो 5, यानी 1 मीटर पे कितना? 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम 5 कूलम। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें ये बताता है कि कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ पे प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ, है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो भैया इसको लैम्डा से दिखाया जाता है, बराबर है ना, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी क्या? चार्ज की कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हो, इसका 80 ऊपर आ जाएगा, 80 L-1, ठीक है ना। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, सेकंड एक होता है एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारे पास? देखो मान लो हमारे पास क्या है, कोई ना एक एरिया है, ए एरिया है, ये ए एरिया है, इस पे चार्ज है मान लो ऐसा। अब चूंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसा कुछ चार्ज है मान लो, ठीक है ना, ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, एरिया ए है और टोटल चार्ज Q है। तो समझ में आ गया होगा क्या है, लीनियर में लेंथ था तो इसमें एरिया होगा और तीसरा वॉल्यूम होगा, बात खत्म। तो एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इट इज रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट
area. It is denoted by sigma. इसको किससे डिनोट किया जाता है? सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा क्या होता है हमारे पास? चार्ज को दिखाते हैं Q से, एरिया को दिखाते हैं A से। तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज एरिया चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी? चार्ज की कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ सिग्मा, यूनिट ऑफ लैम्डा, है ना। तो एक हो गया हमारे पास क्या? एक हो गया हमारे पास क्या? क्या नाम था इसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक हो गया हमारे पास क्या? एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब तीसरे की जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब क्या होता है ये सबको पता है क्या होगा। कोई हमारे पास कोई भी हमारे पास 3D सरफेस होगा, है ना। वॉल्यूम तो 3D सरफेस का ही होता है भाई। तो मान ले कोई भी हमारे पास 3D सरफेस है, उस 3D सरफेस का वॉल्यूम है लेट्स सपोज V, और उसके अंदर चार्ज है मान ले कितना? Q चार्ज है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको दिखाया जाता है रॉ से। इट इज डिनोटेड बाय रॉ, हाँ है ना। तो रॉ क्या हो जाएगा हमारे पास? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रॉ क्या हो जाएगा हमारे पास? Q अपॉन में V, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? चार्ज की कूलम पर मीटर का क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब ऑफ रॉ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये है क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देखो, बॉडी पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसको हम लोग इससे लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया, और रॉ से दिखाया जाता है, बराबर है ना। अभी जो मैं अब गॉस लॉ की एप्लीकेशन कराऊंगा उसके अंदर इनका क्या होगा? इस्तेमाल होगा, बराबर है ना। तो मास्टर कहना चाह रहे हैं तीनों चीज आपके समझ में आनी चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेंथ में मान लो Q चार्ज है, टोटल Q चार्ज है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा। किसी सरफेस एरिया पे Q चार्ज है तो पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा। किसी वॉल्यूम के अंदर Q चार्ज है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, जो कि वो हमें ऐसे करके बताता है, बराबर है। नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया होगा बेटे, ये है ना, नोट कर लिया होगा। ठीक है, आज की ना वीडियो को यहीं रोकते हैं, एक थोड़ा सा अर्जेंट काम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगला हमारे पास क्या रहेगा कि ना हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ की एप्लीकेशन करेंगे, है ना। और आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी सैटरडे को ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा हमारा, और हम अगली क्लास से फिर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। छोटा लेक्चर है, 30, 32, 35 मिनट का है, तो ठीक है, नोट कर लेना। एनसीईआरटी के सवाल लगाओ, पीछे से सवाल लगाना स्टार्ट करो, पीछे से ना 24 से सवाल लगाना स्टार्ट करो, और देखो तुमसे बनेंगे कुछ सवाल तुमसे बनेंगे, क्योंकि लास्ट के 1-2 टॉपिक ही रह गए हैं। तो अधिकांश सवाल जो होंगे ना आप लोगों से बनेंगे। बैक एक्सरसाइज करो, सवाल लगाओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करो, सवाल लगाओ, आपसे सवाल होंगे, और क्यों नहीं होंगे भाई, बराबर है ना। ठीक है, तो यहीं रोकते हैं इसको। ओके, बाय बाय।